हमारी खास पेशकश चर्चा के तहत आज हम बेहद संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। संवेदनशील विषय हम इसलिए करार दे रहे हैं कि हम इस समय आजादी का अमृत काल मना रहे हैं। हमारे आजादी को 75 साल पूरे हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम इस दौरान इस प्रकार का आचार व्यवहार रखेंगे जो दुनिया के बीच में मिसाल बनेगा। हम इस बात पर गर्वित रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र भारत है। लेकिन इस गर्व करने वाले विषय की इस समय जिस प्रकार की बदहाली हो रही है वो हमें चिंता में भी डालती है और शर्मसार भी करती है। इस समय देश में संसद का सत्र चल रहा है, पर संसद के सत्र में कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। सदन के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चरम पर है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत नया भी नहीं है। यह सिलसिला पिछले कुछ समय से लगातार चलता आ रहा है, भले ही पार्टियां कोई भी किसी भी भूमिका में हो। लेकिन अभी हम व्यथित इसलिए हैं और चिंतित भी इसलिए हैं कि अब मामला पक्ष विपक्ष से कहीं ऊपर जा चुका है। अब निशाने पर आसंदी पर बैठा हुआ शख्स है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो या राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दोनों के संदर्भ में विपक्ष को लगता है कि यह अपनी जिम्मेदारी को उस निष्पक्ष भावना से नहीं निभा रहे हैं जिसकी अपेक्षा हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। ताजा मामला यह है कि जगदीप धनखड़ के मामले में विपक्ष को लगता है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। नतीजा यह हुआ है कि आजादी के 75 साल और संसदीय लोकतंत्र के 72 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विधिवत तरीके से सभापति के खिलाफ विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। यह अपने आप में अचंभित करने वाली घटना है। जगदीप धनखड़ जो जाने माने कानूनविद रहे हैं, बंगाल जैसे राज्य के राज्यपाल रहे हैं, वह सभापति के रूप में अपनी जिम्मेदारी कैसी निभा रहे हैं जिसके चलते तमाम विपक्षी दल एक राय होकर सभापति के खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया के भी प्रमुख आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्पष्ट किए कि हम देश को बताना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे। आज सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस मामले को लेकर जबरदस्त हमलावर रहे विपक्ष पर। उनका कहना है कि अगर आप आक्रमण करेंगे तो हम बचाव करेंगे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री से भी अपेक्षा ये नहीं रहती है कि वो सत्ता पक्ष की पैरवी करे। अपेक्षा तो यही रहती है कि वह एक समन्वय का वातावरण निर्माण करे जिसके तहत विमर्श का वातावरण निर्मित हो सके। तो कुल मिलाकर मामला बड़ा संजीदा है। इस संजीदे विषय को आज समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश ये भी करते हैं कि जब सदन में विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, ना राज्यसभा और लोकसभा, तो ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष हासिल क्या करना चाहता है। इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि विश्वास मर जाता है लेकिन अविश्वास फलता फूलता रहता है। सोफोक्लस प्राचीन यूनानी नाटककार ने जीवन के यथार्थ अनुभव को इस सूक्ति में साझा किया था। तो क्या इस देश का संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा चुकता जा रहा है और क्या हमारा संसदीय लोकतंत्र पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है? इस बात को जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप भानु शर्मा जी, जो कई वर्षों तक सांसद रहे हैं, वह इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हैं, जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक की भूमिका में मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ में हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जाने माने कानूनविद हैं, कानूनी पहलुओं पर रोशनी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु शर्मा जी से करेंगे, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहा है अर्थात कांग्रेस, उसका पक्ष रखने के लिए प्रताप भानु जी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालते हैं जिसके आधार पर हम कांग्रेस की प्रवक्ता की बात सुनने के लिए आधार भूमि तैयार करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार
विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो भाई दो अलग अलग प्रकार के दावे हैं। खड़गे जी बता रहे हैं कि सभापति महोदय जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं अगले प्रमोशन की प्रत्याशा में, अगला प्रमोशन क्या मतलब राष्ट्रपति की प्रत्याशा में अपनी निष्ठा सत्तारूढ़ दल के साथ बनाए हुए हैं, ना कि संविधान और संसदीय परंपरा के प्रति। और किरण रिजिजू जी का कहना है बहुत ही खराब स्थिति है विपक्ष की, इनकी मंशाएं गलत हैं और ये तो इस लायक ही नहीं है कि इस सदन के सदस्य बन पाए। ऐसे टकराव के हालात के बीच प्रताप भानु शर्मा जी आपसे समझना है, क्या आपके अध्यक्ष हैं और क्या आपके बाकी सदस्य हैं, संसदीय कार्य मंत्री देश को बता रहे हैं इस लायक ही नहीं हो आप लोग कि इस सदन में आ सको। कितने शर्मसार हैं आज आप अपने संदर्भ में ये टिप्पणियां सुनकर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में ये टिप्पणी सुनकर। देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि संसदीय कार्य मंत्री का काम है समन्वय स्थापित करना जी, और संसदीय कार्य मंत्री की भाषा आपने सुन ली कि किस तरह से आक्रामक होकर विपक्ष को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। और यदि वो इस तरह का माहौल बनाते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वही है कि समन्वय की बजाय, अपनी जिम्मेदारी समझने की बजाय वो टकराहट के रास्ते पर राज्यसभा इस सदन को ले जा रहे हैं। और उनको कोई सभापति की या उपराष्ट्रपति की पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसी पार्टी के एजेंट की तरह उनको भी काम नहीं करना चाहिए और उनको एक कस्टोडियन के नाते पक्ष विपक्ष दोनों की सुनकर बराबर मौका देना चाहिए। टोका टाकी करने का अधिकार कस्टोडियन को नहीं है, सभापति को नहीं है। वो यदि वो निर्देश देते हैं तो उस निर्देश का पालन करना सदस्य का काम है, परंतु इंटरवीन करना और ये कह देना कि ये नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड में कोई नहीं जाएगा, अडानी का नाम नहीं जाएगा, जो सदस्य कह रहा है कोई नहीं जाएगा। भाई किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर जिसपे 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, सदन में क्यों नहीं चर्चा हो सकती? क्यों ज्वाइंट कमेटी की बात विपक्ष की नहीं की जा सकती? ये सुनना चाहिए, ये अनुभव इसमें काम में आता है। और वो एक खुद कहते हैं हम बहुत बड़े विद्वान वकील हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना उनका कर्तव्य बन जाता है। किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम करना सदन के अंदर शोभा नहीं देता। ये पहला मौका है संसदीय इतिहास में जब भारत के उपराष्ट्रपति या सदन के सभापति राज्यसभा के उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख रहे हैं। सभी विपक्ष, इंडिया गठबंधन के लोग एक होकर रख रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री तो बिल्कुल अनुभवहीन लगता है उनके बयान से। ऐसे लोगों की जरूरत थोड़ी है। अच्छा प्रताप भानु जी, एक बात बताओ कि किरण रिजिजू तो आपको अनुभवहीन लगे, पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत विपक्ष के तमाम नेताओं का अनुभव कहां चला गया है? वो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में बताया जाता है कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव है इस पे तो सुनवाई तब हो सकती है जब 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। 17-20 तारीख को खत्म हो रहा है। तमाम कानूनविद हमें बता रहे हैं भले ही प्रस्ताव दिया है, ये सदन में आएगा नहीं, विचार होगा नहीं, मतदान होगा नहीं, तो इतनी नासमझी का कदम क्यों उठाया? एक तो आपसे ये जानना है। दूसरा आपसे जानना है कि आपके पास संख्या बल तो है नहीं,
बिना संख्या बल के क्यों ले आया विश्वास प्रस्ताव? धराशायी हो जाएगा। सदन तो विश्वास माननीय धनखड़ जी के प्रति जताएगा, फिर भी क्यों लाए? कुछ तो कारण होगा। प्रताप भानु जी थोड़ा रोशनी देंगे, क्यों लाए? रोशनी देने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं हिमांशु जी समझते हैं इस बात को कि पूरी देश की जनता समझ तो जाएगी कि ये विपक्ष का गला दबा रहे हैं, मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहते और अपनी तरफ से एजेंडा सदन को देना चाहते हैं। ये सदन सदस्यों का सदन है। सदस्यों को पक्ष विपक्ष के, सत्ता पक्ष के लोगों को भी सुनना चाहिए। विपक्ष क्या डिबेट करना चाहता है, क्या वर्तमान ज्वलंत मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करना चाहता है, ये सभापति को या स्पीकर को बराबर कर देने का अधिकार है। हमें मालूम है कि बहुमत नहीं है, परंतु इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से एक चेतावनी तो है। जनता जनार्दन जो 140 करोड़ के देश के लोग हैं जिनका विश्वास संसदीय प्रणाली में है, उनके अंदर ये संदेश तो जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा करने वाले लोग जो सदन के मुखिया बन के बैठे हैं वो किसी भी पार्टी के हितों की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ प्रताप भानु जी, मैं चिंतामणि जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और करता हूं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये वस्तुतः जगदीप धनखड़ की कार्यप्रणाली के प्रति अविश्वास जताने के लिए है या आपकी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सम्माननीय सोनिया गांधी जी के प्रति विश्वास जताने के लिए है? गौतम अडानी के मुद्दे पर तो 10 दिन से हंगामा चल रहा है, तब तो अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं। पर सोरोस के साथ सोनिया गांधी जी के संबंधों को लेकर सदन में सवाल क्या उठा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए आप। तो थोड़ा आप बताएं, ये सोनिया गांधी के प्रति निष्ठा का प्रकटीकरण है या सभापति के प्रति अविश्वास की अभिव्यक्ति? थोड़ा मुश्किल हो गया जानना, आपके माध्यम से थोड़ी मदद मिलेगी। नहीं, आप जानते हैं हिमांशु जी, पर फिर भी आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि सोरोस वाला मसला यदि कोई ऐसा है कि उसमें उन्हें देशद्रोह नजर आता है, सरकार में वो बैठे हैं, मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें। और हमारी अमेरिका के साथ संधि है, एक्सट्रेडिशन हम करा सकते हैं, उसको पेश होने का हुक्म दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? सदन में चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? ये वो विषय लेकर आए हैं जिसका सोनिया गांधी जी से कोई संबंध नहीं है, कोई आज ज्वलंत मुद्दा नहीं था, परंतु 2000 करोड़ की रिश्वत देना, अमेरिका के लोगों से कितने अरबों खरबों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेना अडानी का, ये राष्ट्रहित की बात है क्या? ये सदन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। और यदि सोरोस के बारे में कोई शंका है तो वो नहीं, कितने सीट कैपिटल यहाँ चलाता है, कितनी ही उनके फंडिंग यहाँ पर होती है शेयर बाजार में या दूसरी नई इंटरप्राइजेस में, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी सरकार ने? प्रताप भानु जी, मैंने टाइमिंग को लेकर सवाल किया, बाकी सब कहानियां तो ठीक है, चर्चाओं में आ रही हैं, पर अविश्वास प्रस्ताव तब क्यों आया जब सोनिया गांधी के संबंध सोरोस के साथ को लेकर सदन में सवाल उठाया? यह सवाल है, इस सवाल का उत्तर दरकार है। प्रताप भानु जी मानते हैं क्या कि आपके तमाम वरिष्ठ राजनेता चूक गए इस मामले में? पहले कर देते तो इस सवाल का सामना आपको चर्चा के दौरान नहीं करना पड़ता। संसद नहीं चलने दी गई, नथिंग ऑन द रिकॉर्ड, नथिंग गोइंग ऑन द रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा कोई। अरे सदन में कोई सदस्य बोल रहा है, उसका रिकॉर्ड से कैसे रोक सकते हो? जब बोफर्स वाली बात आई थी, मैं सांसद था, सदन में बहस हुई थी और हमारे स्पीकर बलराम जाखड़ ने ये कभी नहीं कहा नथिंग गोइंग ऑन द रिकॉर्ड। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई, सबको बहस रखी और राजीव गांधी ने कहा था कि इस मुद्दे को हम सदन में विषय में चर्चा में लाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बचक रही है बीजेपी सरकार? क्यों बिचक रही है मोदी सरकार? क्यों बच रही है? लेके आओ, यदि तुम्हारा बिल्कुल साफ चरित्र है या उसमें भ्रष्टाचार नहीं है, मोदी अडानी एक नहीं है, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। प्रताप भानु जी अपने संसदीय अनुभव के आधार पर इस बात को लेकर अचंभित हैं कि एक सभापति इस प्रकार का आचरण कैसे कर सकता है। प्रताप भानु जी का दर्द इस बात को लेकर है कि सदन में हो रही चर्चा को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं सभापति, जो भी सत्तारूढ़ दल
या आक्षेपित व्यक्ति के हितों को चोट पहुंचाता हुआ दिखता है। चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिंतामणि जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। तो चिंतामणि जी, कुल मिला के आजादी के अमृत काल में देश में ये मिसाल कायम कर पाए आप लोग कि आपके सत्ता में रहते राज्यसभा के सम्माननीय सभापति सह उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अपनी इस उपलब्धि पर कितने गर्वित या लज्जित हैं आप? देखिए, वस्तुतः ये तो सोचने का विषय कांग्रेस को है कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, बहुत सामान्य से विषयों पर ये पतनशीलता का परिचायक है कांग्रेस की। जिस तरह निरंतर कांग्रेस का प्रदर्शन सदन में गरिमा विहीन होते चले जा रहा है, रोल में नीचे भी छूते चले जा रहा है, उसी का एक प्रमाण ये भी है कि इस बार उन्होंने उपराष्ट्रपति के खिलाफ, सभापति के खिलाफ इम्पीचमेंट दिया है। ऐसी कौन सी संस्था संवैधानिक करते हैं जिसके खिलाफ कांग्रेस ने विषय नहीं उठाया हो, प्रश्न नहीं उठाया हो, अविश्वास नहीं किया? ऐसी कोई संस्था मुझे तो नहीं जान सकती। बार बार वो झगड़ में पहुंच जाते हैं। मैं चाहूंगा चिंतामणि जी, आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा अपने नजदीक रख लें ताकि आपकी आवाज साफ आए हमारे पास। जी जी। बार बार जो है ये पहुंच जाते हैं। अब आ रही मेरी आवाज? जी बिल्कुल। ऐसी कौन सी संस्था है जिसका अपमान, जिसके प्रति अविश्वास इन्होंने, कांग्रेस ने नहीं प्रकट किया हो? बार बार ये, जैसे इनकी चुनाव आयोग से तो लड़ाई है, जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट का ये लाए कि ये फैसला ना दे दे राम मंदिर पर। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सेबी हो या और अन्य संस्थाएं हो, आरबीआई हो, हर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्तंभ है, उनके खिलाफ अविश्वास जो है वो कांग्रेस ने किया है, क्योंकि वस्तुतः इनका अब अपने आप पे भरोसा नहीं रह गया है। विश्वास, और ये अपनी कमी का समाधान दूसरी चीजों में ढूंढते हैं। ये करने की तो जरूरत ही नहीं थी। जब केवल 10 दिन बचे हैं और 14 दिन पहले नोटिस होना, तो इन्होंने खुद की हंसी उड़वाई है, सेल्फ गोल किया है। नियमानुसार तो 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। अब जो सदन को ही 10 दिन है, इन्होंने दे दिया केवल कुल करके। यह नेतृत्व जो कांग्रेस का। चिंतामणि जी, आपसे सवाल है, जिस नियम 267 के तहत गौतम अडानी के संदर्भ में मुद्दे को उठाने से रोका जा रहा है विपक्षी सांसदों को, वहीं पर सत्तारूढ़ दल के सांसदों को एक विदेशी व्यक्ति के संदर्भ में बोलने के लिए अनुमति दे दी। इस बात को लेकर का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो आप तो स्वयं सम्मानीय सांसद रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जगदीप धनखड़ एक निष्पक्ष भूमिका निभाने की जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेक्टर, संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं? यह आक्षेप है विपक्ष का। आपको नहीं लगता है कि दलीय निष्ठा ज्यादा हावी हो गई जो पद के स्तर पर होनी चाहिए थी? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। देखिए, दोनों में हमको अंतर करना होगा। दोनों के मूल जो उसका तथ्यात्मकता, उसको समझना होगा। एक जॉर्ज सोरोस है जो भारत को तोड़ना चाहता है, भारत में अशांति और अलगाव फैलाना चाहता है। एक अडानी है, उनके किस तरह के क्या है, क्या व्यापार करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, ये मेरा विषय नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि जो उद्योगपति है वो किसी भी देश की शान होता है। वो संपत्ति पैदा करता है, वो बड़े उद्योग लगाता है, वो कैसे अपने देश को संपन्न कर सके। अमेरिका भी अगर आज इतना आगे है तो उसका कारण यह है कि वहाँ बड़ी संख्या में उद्योगपति और उद्योगपतियों का संरक्षण करते हैं। हमने CISF जैसी संस्थाएं बनाई हमारे उद्योगों की रक्षा करने के लिए। तो उद्योगपति तो हमने अभी रतन टाटा के लिए पूरा देश उनके आगे जो है श्रद्धावनत हुआ और सबको लगा कि देश की बहुत बड़ी हानि है। तो उद्योगपति तो देश का गहना होते हैं, वो तो ऑर्नामेंट ऑफ द नेशन है। और उनके प्रति उनकी तुलना अगर आप जॉर्ज सोरोस से करोगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी सोच, अब कांग्रेस की एक विदेशी सोच हो गई है। कांग्रेस भी राष्ट्र विरोधी सोच रखती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के सुधी और विवेकवान लोगों को भी इस पर प्रश्न उठाना चाहिए। तो मतलब आपका आशय है कि 267 के तहत गौतम अडानी पर सवाल उठाना ठीक नहीं, जॉर्ज सोरोस पर और सोनिया गांधी पर सवाल उठाना ठीक है?
देखिए, अगर जॉर्ज सोरोस से संपर्क आता है, संबंध आता है, बार बार इस तरह की, आप देखिए कि जब भी सदन आने को होता है, कहीं विदेश में कोई पत्रिका छोटा सा कुछ लिख देता है, ये सदन बाधित करते हैं, कहीं जॉर्ज सोरोस कुछ कर देते हैं, कहीं कोई संस्था कोई रिपोर्ट दे देती है, ये सदन बाधित करते हैं। तो ये सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को भी समझ में आता है कि ये योजना पूर्वक है और केवल संसद को काम नहीं करने देना। क्योंकि कांग्रेस को अखरता है कि हमारे सिवा कोई और शासन कैसे चला सकता है, कोई तीसरी बार सरकार में कैसे आ सकता है, कोई ओबीसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है तीसरी बार। तो ये कांग्रेस को बहुत अखरता है और उसी चीड़ का, उसी गुस्से का, उसी जो है क्रोध का प्रकटीकरण ये सदन में इस तरह करते हैं। सदन की गरिमा को बार बार समाप्त करने का, खत्म करने का, गिराने का काम कांग्रेस ने किया। और जब से राहुल गांधी का अपरिपक्व नेतृत्व कांग्रेस को मिला है, तब से यह पतनशीलता और बढ़ी है। अच्छा, कांग्रेस तो ठीक है, पर इसमें तो टीएमसी भी साथ आ गई, समाजवादी पार्टी भी साथ आ गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली वो भी साथ आ गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो भी साथ आ गई, बहुत लोग साथ आ गए हैं। चिंतामणि जी, ये राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार्यता दिलाने के लिए जगदीप धनखड़ इतने प्रयत्नशील क्यों हैं? थोड़ा इस पर रोशनी देंगे? देखिए, अगर कांग्रेस की तुलना हम तृणमूल कांग्रेस से करेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी कांग्रेस का एक पायदान और नीचे ले जाना है कांग्रेस को। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद किस तरह जगदीप धनखड़ जी के मजाक उड़ा रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे और किस तरह उनको बार बार अपमानित किया गया सदन में, एक बार वो रो दिए। तो ये जो सदन की गरिमा खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी यदि शामिल हो जाएगी, पुरानी पार्टी कांग्रेस जो देश की सबसे मतलब पुरानी और पूरे देश में जिसका व्याप है, ऐसी पार्टी वो ऐसी गैर जिम्मेदार हो जाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो ये कांग्रेस को भी सोचने का विषय है कि उसकी तुलना तृणमूल जैसे अराजक तत्वों से की जाने लगे। नहीं, तृणमूल जैसे अराजक तत्व, एक तरफा चुनाव जीतती है तृणमूल कांग्रेस, आपका सारा जोर लगने के बाद में तो अराजक तत्वों के हवाले पूरा बंगाल हो गया आपके रहते हुए। अपनी अक्षमता को ऐसे ही व्यक्त करेंगे आप चिंतामणि जी? देखिए, उन्होंने जो कुछ सदन में किया और किस तरह का व्यवहार उनके सांसदों ने किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसे संसदीय प्रक्रिया में और संसदीय व्यवहार में तो अराजकता ही कहेंगे। तो मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार बताइए चिंतामणि जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जितने विपक्ष के सांसद हैं इन सबकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए? संसदीय कार्य मंत्री तो कह चुके हैं, इनमें से कोई भी सदन में आने के लायक नहीं है। कब ला रहे हैं प्रस्ताव? ये जितने विपक्षी सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, संसदीय कार्य मंत्री ने बताया ये सदन में बैठने के लायक नहीं है। क्या एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते इन तमाम अराजक सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये इनको जनता देख रही है और अंतिम जवाब जो है वो जनता ही देगी। जनता ने ही इनको 44 और 52 पे लाए, क्योंकि जनता देखती है कि भाई आप कामकाज ही नहीं करने दे रहे हो, संसद चलाने नहीं दे रहे हो, छात्र नेताओं की तरह। अरे जनता ने तो आपको भी 303 से 240 पर ला दिया, आपको पता है ना चिंतामणि जी? हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक पद्धति में भरोसा और विश्वास रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहे कुछ भी करे, इनकी सदस्यता तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि इनको स्वयं अपना आत्मावलोकन करना चाहिए और देश की जनता अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी का ये कहना है। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं, और प्रदीप शर्मा जी, लोग अचंभित हैं इस बात को लेकर कि अगर एक अविश्वास प्रस्ताव इतनी आसान प्रक्रिया है तो 72 साल क्यों लग गए संसदीय इतिहास में? और ये अपने आप में अगर असाधारण घटना है तो बतौर कानूनविद आप इस कार्रवाई को क्या देखते हैं? थोड़ा रोशनी देंगे? डॉक्टर साहब, सीधी सी इसमें बात है कि अगर लीगली मैं बात करूं तो विपक्ष के पास सिवाय इसके कि ये एक एडवर्टाइजमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है। क्योंकि जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि आपको इसको राज्यसभा में इफ यू हैव मेजोरिटी मोर देन 1% देन द हाफ मार्क, जी, आधे की संख्या से एक ज्यादा आपके पास होना चाहिए, जब आप उसको मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, उनको इम्पीचमेंट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस क्लोज ये भी है कि ये लोकसभा में भी पारित हो, लोकसभा में पारित हो, राज्यसभा में पारित हो, जब जाके स्पीकर का इम्पीचमेंट हो सकता है। अपोजिशन इस बात को भले भांति से जान रही है कि इनके पास नंबर नहीं है जी, फिर भी इन्होंने ये डाला, तो मेरे हिसाब से ये इनको बेसिकली हटाने का स्पीकर को, धनखड़ जी को हटाने का एक वो नहीं था। इनको बिल्कुल साफ साफ पता है
नंबर इटसेल्फ टेल्स अबाउट इट, बिल्कुल क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक हैं इनके पास लीगल बैकग्राउंड के पर्सन हैं, वो सब कुछ बता देते हैं। मेरे को लगता है कि अब और कोई खास मुद्दा इस टाइम पर इनके पास कुछ रहा नहीं, और उनको एक ये एक्ट लाने की वजह से, क्योंकि सोरोसिस का मामला भी बहुत गर्म है, और उससे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने शायद ये मूव किया है। और कोई रास्ता तो नजर आता नहीं है लीगली। आप देखिए 14 डेज का इसमें नोटिस पीरियड चाहिए, वो कंप्लाई नहीं हो पा रहा। 67B क्या कहता है, अब मैं आपको ये बता देता हूं। उसमें जो बेसिक चीज है वो ये है कि एक तो दैट शुड क्लियरली स्पीक, जो नोटिस है दैट शुड क्लियरली स्पीक अबाउट द इंटेंशन टू मूव। इंटेंशन क्या है, जब इंटेंशन क्या हो सकती है इस टाइम के ऊपर, जब आप यू नो इट वेरी वेल कि आपके पास यू डू नॉट हैव मेजोरिटी इवन बाय 1 वोट। सेकेंडली इसमें देखिए उसमें रीजंस फॉर इट, रीजंस क्या है, रीजन का आपने इसमें इनका जो उल्लेख है वो ये है कि आप विपक्ष की बात को लाने नहीं देते हैं जनता के सामने। अंदर आपको, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर, हर और समय बहुत से जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं उनको डील करना है। आपको उसकी सीरियसनेस, उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए उनको देखना है कि मेरे पास 100 क्वेश्चंस आए, 100 में से कितने क्वेश्चंस को मैं अलाउ करूं ताकि हाउस चल भी सके ठीक से, और साथ साथ जो काफी इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं देश के लिए, उन मुद्दों को सामने लाया जाए। तो डॉक्टर साहब, मुझे तो अभी ये समझ में नहीं आ रही कि इस टाइम के ऊपर अभी इतने दिन से आप हाउस को चलने नहीं दे रहे। आउटपुट आपको इसका बड़े सच्चे से पता है, दे नो इट वेरी वेल। इवन मिस्टर शर्मा इज देयर फ्रॉम कांग्रेस, ही नोज इट वेरी वेल कि ये सक्सीड नहीं होंगे, एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंडिया अलायंस नोज इट वेरी वेल दैट दे विल नॉट सक्सीड। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद अगर ये आप बहुत मंझे हुए अनुभवी कानूनविद हैं, इस देश में अनगिनत बार विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उस अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की कोई उम्मीद लाते समय नहीं होती है, पर उस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष की कोशिश होती है उन मुद्दों को सदन में चर्चा के माध्यम से देश की जनता के सामने रखने के, ताकि वो एक फैसला ले सके कि देश किस दिशा में जा रहा है। जगदीप धनखड़ के संदर्भ में विपक्ष की लंबे अरसे से यह शिकायत है कि वह पक्षपात पूर्ण कार्रवाई के माध्यम से सत्ता पक्ष को संरक्षण दे रहे हैं और विपक्ष उनसे प्रताड़ित रहता है। इससे पूर्व मानसून सत्र के दौरान भी इस प्रकार की कार्रवाई शुरू हुई थी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। मैं बतौर कानूनविद आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये अपने आप में एक असाधारण घटना के तौर पर आप देखते हैं, या केवल आप इस आंकड़े पर ही रहना चाहते हैं, संख्या बल नहीं है, क्यों ला दिए हैं? नहीं, असाधारण है। विपक्ष का मतलब ही ये होता है कि सरकार की जो एक्टिविटीज हों उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, कोई ऐसे मुद्दे, क्योंकि कहीं ना किसी माध्यम से तो आप लोगों तक जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो वहां तक पहुंचाएंगे। ये भी ठीक है कि अभी कुछ हो सकता है कि इस टाइम में जब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हो, उस टाइम पे उनके पास उनके हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन उनको नहीं लगता हो कि हम इनको अलाउ करें। सर्टेनली उपराष्ट्रपति महोदय को अलाउ करना चाहिए। लोगों के पास जो इनकी अचीवमेंट्स हैं या जो इनके कंसर्न्स हैं लोगों के बारे में, अगर मिलजुल के सारे लोग हम एक अच्छा काम कर सके तो व्हाई नॉट। वहां तक इनका कंसर्न बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यह भी देखना है कि कौन से वो इंपॉर्टेंट मैटर हैं, कौन से वो जो बर्निंग इश्यूज हैं जिनको ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत है ज्यादा, और उनको अलाउ किया जाए। यूजुअली इसलिए हो गया क्योंकि आज तक कभी कोई हुआ नहीं। लास्ट टाइम मुद्दे तो पहले भी जया बच्चन जी ने, आपको पता ही है, वो जब भी इशू ये उठा था, लेकिन जब इम्पीचमेंट का नहीं हुआ था। इस बार इस टाइम पे इनको फिर ये लगा कि भाई हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तो बात सुनना, विपक्ष जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, विपक्ष की बात अगर जनता तक नहीं आएगी, वहां बात ठीक है। एट द सेम टाइम लेकिन चेयर को भी ये देखना होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इशू हैं, पर इंपॉर्टेंट किसके लिए? देश के लिए या सत्तारूढ़ दल के लिए?
ये भी तो जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रदीप जी। पर मेरे साथ में संदीप चौधरी जी हैं, इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या देखते हैं संदीप चौधरी जी? विपक्ष ने अपना अपना अंतिम हथियार चल दिया। विपक्ष लंबे समय से यह जाहिर करने में लगा हुआ है कि जो सदन की पीठ पर निष्पक्षता के आवरण को उतार दिया है और अपने आप को सत्ता पक्ष के लिए समर्पित कर दिया है। क्या इसकी चरम अभिव्यक्ति इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से व्यक्त की गई है? संदीप, देखिए हिमांशु जी, एक दिन आपने चर्चा में देखा होगा, प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि सर आपकी इच्छा के विरुद्ध तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि अपने सांसद साहब को समझा देना ये बात आप अच्छे से। तो कुल मिलाकर के आपने जब वो राज्यपाल थे बंगाल के, तब ममता बनर्जी के और उनके बीच में देखा होगा किस तरीके का तकरार चला। अब जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं, सदन की कार्रवाई होती है, तो सत्ता पक्ष को अगर हम छोड़ दे तो विपक्षी कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे दूसरे दल हो, टीएमसी हो, तो वो सबकी, आम आदमी पार्टी के सांसद हो, समय समय पर सबकी खिंचाई भी करते रहते हैं। और जब वो अपनी बात रखना चाहते हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से के नीचे बैठे हुए कैसे वे, आपने वेणुगोपाल का हाल ही का मामला आपको याद होगा कि आप बैठे बैठे कैसे बोल सकते हैं। तो सभी को वो लगातार झाड़ते रहते हैं। वो अखबारों के उसकी सुर्खियां बनती हैं कि फला पार्टी के सांसद को आज उपराष्ट्रपति ने इस तरीके से लताड़ लगाई है। तो इससे क्या होता है, विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनके नेताओं की उनकी छवि खराब होती है। जब हम हेडलाइंस देखते हैं या न्यूज ब्रेकिंग में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति ने ऐसे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास भी एक ऐसा हथियार था, बल्कि मैं कहूंगा ये एक ब्रह्मास्त्र था जो आज तक कभी नहीं हुआ। एक तरीके से ये चीजें जैसे किसी के चरित्र पे रेड पेन चलाने वाली बात होती है। तो अब उपराष्ट्रपति के साथ में, जगदीप धनखड़ जी के साथ में ये चीज लग गई है कि इनके खिलाफ इस तरीके का मामला सदन के अंदर बन गया है। तो ये चीजें कभी हटने वाली, मिटने वाली नहीं होती, एक अमिट चीज होती है। तो इमेज इससे जगदीप धनखड़ की भी डाउन होगी और पब्लिक में एक मैसेज विपक्ष देना चाहता था कि हमारी बात सदन में सुनी नहीं जाती है। अच्छा एक बार बताइए संदीप जी, आपने कहा कि इमेज डाउन होगी, इमेज डाउन होगी पर तरक्की सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी? कुल मिला के जगदीप धनखड़ को आज इस बात के कारण से इस शर्मनाक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा कि वह सत्ता पक्ष का संरक्षण करते हैं, सत्ता पक्ष की ढाल के लिए खड़े हो जाते हैं। और किरण रिजिजू जी ने बोल ही दिया है, अगर उन पर आक्रमण होगा तो हम बचाव में खड़े होंगे। क्या लगता है आपको, इस अविश्वास प्रस्ताव ने देश के सम्मान्य उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भविष्य में राष्ट्रपति बनने की संभावना को बहुत उज्जवल कर दिया है? इस आकलन पर आपकी कोई टिप्पणी? क्या मानते हैं प्रताप भानु शर्मा जी और उनकी पार्टी ने कमाल का काम कर दिया है? जो जगदीप धनखड़ हो सकता है सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंचते, सेवा विस्तार पा जाए तो कोई अचंभा नहीं। हिमांशु जी देखिए, आपको बताऊं, एक तरीके से विपक्ष ने तो उनके राष्ट्रपति बनने के रास्ते में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब भी हमारे देश की राजनीति में कोई इस तरीके के मामले हो जाते हैं तो उनका नंबर कहीं ना कहीं कट हो जाता है। लेकिन जिस तरीके का मैं रवैया धनखड़ साहब का देखता था, जो उनकी कार्य करने की शैली थी, वो लगातार अपने नंबर बढ़ा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है नंबर बढ़ाते बढ़ाते कहीं ना कहीं अब उनके जो नंबर है ना, उन पर एक सर्कल लग गया है। वो भी चौधरी साहब थोड़ा अतीत पर जाइए ना। राज्यपाल के तौर पर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर ममता बनर्जी ने भी अविश्वास जताया था। आपको याद होगा जब वो बंगाल में थे, उन्होंने केंद्र से मांग की थी राज्यपाल जी को वापस बुलाया जाए। बुलाया तो गया पर उपराष्ट्रपति के रूप में बुलाया गया। तो क्या कहते हैं, अभी भी आपको संदेह उनकी तरक्की पर, या आप कोई करेक्शन करना चाहेंगे अपने आकलन पर? मुझे कोई डाउट नहीं है। और जिस तरीका का उन्होंने राज्यपाल रहते हुए काम किया, उनको उसकी प्रोन्नति मिली, उसका इनाम उनको मिला। लेकिन इनाम में एक ये चीज भी मैटर करती है कि आज आप दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व हैं, देश के उपराष्ट्रपति आप बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने की दौड़ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है, जितना मैं मोदी जी को और उनकी कार्यप्रणाली को समझता हूँ, कि अब आगे का नंबर नहीं आएगा, आगे का प्रमोशन मिलना बहुत मुश्किल। इस प्रस्ताव का क्या हर्ष देख रहे हैं आप? इस प्रस्ताव की वैधानिकता बने रहने को लेकर
खामोशी है। यह प्रस्ताव आने वाले समय में चर्चा के तौर पर स्वीकार होगा या सत्र समाप्ति के साथ इसको खत्म कर दिया जाएगा? ये हिमांशु जी सत्र समाप्ति के साथ खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन कई विषय थे जो विपक्ष पब्लिक तक पहुंचाना चाहता था। जैसे अडानी वाला मामला था, वो नहीं पहुंचा, संभल वाले मामले पे बहस नहीं हुई। ऐसे में मुझे लगा कि विपक्ष ने एक ऐसा मामला चुना जिससे आज हम जिस पर डिबेट कर रहे हैं, तो पब्लिक भी इस चीजों पर चर्चा करेगी कि ये कौन है धनखड़, किस वजह से इसके खिलाफ ये आया है प्रस्ताव, ऐसा इसका कैसा व्यवहार रहता है। तो वो लोग देखेंगे और विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ये तो एक तरफा सरकार का मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सरकार को संरक्षण देने का, सरकार को पूरे तरीके से बचाने का एक तरफा काम करते हैं। जिस तरीके का काम होना चाहिए उपराष्ट्रपति का, उस तरीके का व्यवहार नहीं है। अगर आप रिकॉर्डिंग भी उठाकर देखेंगे आपको साफ पता चलेगा। ये साफ पता चलेगा कि उनका व्यवहार उस अनुरूप नहीं है, ये कहना है संदीप जी का। मैं प्रदीप शर्मा जी आपसे एक विषय पर बतौर कानूनी टिप्पणी चाहता हूं। क्या ये प्रस्ताव के संदर्भ में व्यवस्था क्या है संविधान की? अगर सत्र के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाती है 14 दिन की बाध्यता के चलते, तो अगली बार जब भी सदन आयोजित किया जाएगा तब इस पर चर्चा होगी या फिर से नए सिरे से कहानी की जरूरत पड़ेगी? हिमांशु जी, लॉ ये कहता है कि मिनिमम 14 डेज ऑफ नोटिस पीरियड शुड बी देयर। आप एक नोटिस कर रहे हैं किसी भी को, तो आप अपोजिट पार्टी या जो भी आपका ओपोनेंट है जिसके लिए नोटिस पास किया गया है, उसमें ये प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कि एटलीस्ट 14 डेज शुड बी देयर। अब 14 डेज पे इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नोटिस ही इनवैलिड हो गया ना। जब ये नोटिस ही इनवैलिड हो गया तो फर्दर जो आगे प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में कैसे कर सकते हैं? वॉट एवर इज बेस्ड ऑन ए इलीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्ट, तो वो तो सरवाइव करेगा ही नहीं। तो फिर आगे कैसे करेंगे इसको? कैरी ऑन तो नहीं। सदन की कार्रवाई तो सरकार जब चाहती है तो 4-4 दिन 5-5 दिन के लिए भी आगे बढ़ा लेती है, और सरकार की मर्जी नहीं होती है तो सरकार घोषित अवधि के 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले सत्र अवसान कर देती है। हमारे संविधान निर्माता उस समय इतनी दूरदृष्टि वाले नहीं थे कि आने वाले समय में सत्ता में बने रहने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपसे जानना यह चाहता हूं प्रदीप जी, कुल मिलाकर सदन में बैठे हुए बड़ी संख्या के सदस्यों ने सभापति के प्रति अविश्वास जताया है। बतौर कानूनविद क्या आप इसकी जरूरत समझते हैं कि जब भी सत्र बुलाया जाए ये चर्चा होनी चाहिए और सदन का समर्थन सभापति के प्रति व्यक्त होना चाहिए, या एक को रफा दफा होना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? क्या मंशा रहती है इन नियमों के संदर्भ में, इन व्यवस्थाओं के संदर्भ में? हिमांशु जी, आप और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 डेज का नोटिस पीरियड इज ए मस्ट, जरूरी है, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो जो बात, अब कॉन्स्टिट्यूशन जिस बात की परमिशन नहीं देता आपको, मेरी समझ से वो प्रदीप आप थोड़ा उलझ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप 4 दिन में सत्र में इस पर चर्चा कीजिए। जानना यह है कि सदन में एक विधेयक पेश होता है, उस सत्र में पारित नहीं हो पाया तो वो विधेयक अगले बार जब सत्र आता है उसमें प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हो जाती है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव दे दिया गया है, सदन की संपत्ति हो गया, तो आगे जब भी सत्र बुलाया जाएगा तब इस पर चर्चा संभव है कि नहीं है, या इसमें प्रावधान दिया हुआ है अगर इस सत्र में चर्चा नहीं हुई तो अगली बार अगला अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए? इसमें आपकी स्पष्टता चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 14 डेज का जो नोटिस पीरियड है अभी, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो आपको दोबारा से अगले टाइम में इसका नोटिस देना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द 14 डेज। वो जब 14 डेज का जब होगा उसके बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे। अदरवाइज लॉ ये परमिट नहीं करता कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगले वाले 7 दिन और जोड़ के फिर उसको शुरू कर देना। तो प्रदीप जी एक और फॉर्मूले पे बताइए। अभी तो चलो सदन में बहुमत दिखता है सत्ता पक्ष का, बहुमत ना हो तो इस व्यवस्था के तहत सरकार के लिए सबसे सुविधापूर्ण है कि कोई सत्र 13 दिन से ज्यादा का ना रखा जाए, ना 14 दिन का सत्र होगा, ना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। इस कानूनी दांव पेच के संदर्भ में आपकी कोई टिप्पणी? इसमें हिमांशु जी बिल्कुल साफ साफ है। देखिए, टिप्पणी दाव पेच की नहीं है। मेरा जहां तक संदर्भ है, मेरा संदर्भ ये है कि
जो भी लॉ हो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको जो भी कोऑर्डिनेट कर पाऊं, जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर कर पाऊं। आंसर सीधा सा यही है, वो पॉलिटिकल दावपेच क्या है मैं उससे बाहर ही हूं, मेरा कोई उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लॉ बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। अरे मेरा भी तो सवाल उसी स्पष्टता के साथ है ना प्रदीप जी, आप वकील है इसीलिए तो आपकी मदद ले रहा हूं कि अगर सरकार न केवल वर्तमान केंद्र की, राज्य में भी सभापति के संदर्भ में हटाने का हो तो शायद 14 दिन का नोटिस हो। तो आपसे जानना यह कि अगर सरकारें 14 दिन का सत्र ही ना बुलाएं तो सभापति के संदर्भ में कभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हो पाए। इस पहलू के संदर्भ में आपकी कोई टिप्पणी है क्या कानूनी? इसे आपके संदर्भ में आपकी कोई टिप्पणी है क्या कानूनी? इसे आप एक खामी के तौर पर देखते हैं, संविधान की व्यवस्था के संदर्भ में खामी के तौर पर देखते हैं, या इसमें स्पष्टता की कोई जरूरत महसूस करते हैं? संविधान में तो ऐसी कोई कमी नहीं है कि क्योंकि संविधान कोई फोर्स ही तो कर नहीं रहा। आज की डेट पे सिचुएशन को देखते हुए संविधान तो बना नहीं। अगर आपको पहले ही होता है कि भाई इतने टाइम के लिए हमारी अभी पार्लियामेंट चलेगी, उसमें ऑब्वियसली अगर आप इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ऑपोजिशन आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और आप उसको कर्टेल कर देंगे पीरियड को, तो वो फिर अल्टीमेटली आपको इंपैक्ट करेगा, बचाएगा नहीं वो आपको, वो बल्कि आपके अगेंस्ट जाएगा कि अब सिचुएशन में ये है। इनको अगर ये प्रस्ताव लाना ही था तो थोड़ा टाइम से ले आते ताकि 14 दिन का पीरियड वहां पे आ जाता। अभी तो सरकार ने कर्टेल नहीं किया ना इसको, उस टाइम पे आप इसको 14 डेज का देखते हुए कर लेते, काटते तो फिर आपके पास प्रदीप जी अभी भी मुझे इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर सरकार 14 दिन का सत्र ही ना करे तो क्या होगा। इस संदर्भ में प्रदीप जी आपसे स्पष्टता की उम्मीद थी मुझे। अगर आपका मन कर जाए तो मुझे संकेत कीजिएगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास में, पर इसमें स्पष्टता चाहिए भाई। ऐसे आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं मेरे सवाल को? पर मुझे आना है प्रताप भानु के पास, लेकिन मैं आऊंगा चिंतामणि जी के पास। कुल मिला के जानना ही चाहता हूं चिंतामणि जी, आजादी के अमृत काल के मौके पर विपक्ष अगर इस प्रकार से जाहिर कर रहा है कि कुल मिलाकर जिसकी लाठी उसकी भैंस का तंत्र चल रहा है, आपका बहुमत है तो आप जैसा चाहेंगे बस केवल उतना ही होगा, उसके इतर कुछ नहीं होगा। आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा? देखिए वस्तुतः इस तस्वीर का एक पहलू और है, और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो अल्पमत की तानाशाही लागू करना चाहता है, और वो चाहता है कि हम जो कहें वो आप करो तो ही लोकतंत्र है, अन्यथा लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा बदलने का काम ये विपक्ष कर रहा है। और जहां तक आप 13 दिन और 12 दिन का सवाल कर रहे थे, 14 दिन का, देखिए लोकतंत्र जो है वो लोक लाज से चलता है, और ये लोक लाज जो है ना ये कांग्रेस ने बिल्कुल छोड़ दी है। इसलिए अगर कोई ऐसी कुछ करेंगे भी तो ये कांग्रेस ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की उसमें नहीं जाती कूटनीति में या इस तरह के स्तरहीन काम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कांग्रेस ही दोषी है। कांग्रेस चिंतामणि जी, राहुल गांधी तक आपकी टिप्पणियां रहती हैं, समझ में आती है, पर वो जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो 9 बार लोकसभा का चुनाव जीते, उम्र के 8 दशक पूरा कर चुके और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे, अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यह बताने की, जताने की और समझाने की चेष्टा करते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि सभापति के स्तर पर विपक्षी नेताओं को जो सम्मान और संरक्षण मिलना अपेक्षित रहा है उसकी अवहेलना हो रही है? हो सकता है खड़गे जी बहुत सम्मानीय नेता हैं, देश के बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनका एक लंबा संसदीय जीवन है। उनके प्रति हो सकता है कि अगर उनके व्यवहार में इस तरह का कुछ रहा हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस तरह की जो अनुशासनहीनता और एक तरह की उद्दंडता, उच्छृंखलता और व्यवस्थाहीनता जो कांग्रेस और तृणमूल, अरे अभी खड़गे जी पर रही है ना, इतना जनरलाइज क्यों कर रहे हैं चिंतामणि जी? अभी आप बता रहे थे खड़गे जी बहुत सम्माननीय हैं, बहुत अनुभवी हैं और संयोग से दलित भी हैं, उनके साथ में भी इस प्रकार का व्यवहार। वो धनखड़ जी बोल रहे हैं मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसा बोलने नहीं दूंगा। निश्चित रूप से
जो हमारे धनखड़ जी हैं वो भी आप देखेंगे कि बहुत विद्वान हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं, और अगर कोई बात उनको अस्वीकार्य लग रही है, नागवार लग रही है और उसकी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो अभिव्यक्ति का अधिकार तो आखिरकार स्पीकर को भी है, उन्हें भी बोलने देना चाहिए। और कोई बात जरूर, क्योंकि खड़गे जी ने के वक्तव्यों में बहुत बार ऐसी बातें दिखी है जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, वो खड़गे जी ने कई बार बोला है। इसलिए यहाँ भी अगर कोई अन्यथा बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि वो उचित ही बोल रहे हैं। भाई प्रताप भानोजी जी, देखो चिंतामणि मालवीय जी जैसे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे शख्स ने भी कहा है आपके नेताओं को बोलने की तमीज तो है नहीं। और खड़गे जी इतने अनुभवी हैं, फिर भी वो कई बातें ऐसे बोलते हैं जो बोलना नहीं चाहिए। तो तरीका आपके पास नहीं, तमीज आपके पास नहीं, नियम का ज्ञान आपके पास में नहीं, व्यवहार आपके पास में नहीं, संख्या बल आपके पास में नहीं, जन समर्थन आपके पास नहीं, फिर काय के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हो? सब तो बता दिए लोगों ने, कुछ भी नहीं आपके पास भाई। ऐसा है, अपने गलत व्यवहार को, असंवैधानिक कार्य को और डिक्टेटरशिप वाली प्रवृत्ति को इसी तरह की बातें कह के छुपाया जा सकता है। चिंतामणि जी चिंतन करते हैं, पर आज पता नहीं बगैर चिंतन के चर्चा कर रहे हैं, तो वो विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र है वो। परंतु डॉक्टर हिमांशु साहब, जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है वो पूरा संविधान के अनुसार है। 14 दिन का पूरा जिसमें प्रावधान है उसका पालन किया है। 50 लोगों के हस्ताक्षर, पहली प्राथमिकी है कि 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। संपूर्ण विपक्ष ने एकजुट होकर 50 नहीं 60 सदस्यों ने दस्तखत करके दिया है। उसकी वैधानिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। और उसके 14 दिन बाद बहस हो सकती है। या तो आपने बहुत बढ़िया कहा, या तो सत्र बढ़ा दो 4-5 दिन का, या अगले सत्र में बहस कर लो। असंवैधानिक नहीं है। संविधान के प्रावधान का पालन करते हुए ही ये ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। जब यदि कोई सभापति देश का उपराष्ट्रपति होने के बाद भी निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा नहीं कर पा रहा, संसद में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पा रहा, दमन कर रहा है सांसदों की वॉइस को, तो क्या करेंगे? सबने एकजुट होकर बहुत अच्छा काम किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के हिसाब से काम किया है। यही इनका दामन साफ है। तो ये 14वें दिन 15वें दिन बहस करा लें, हम बहस करने तैयार हैं। अच्छा, आप सदन में चर्चा की इतनी जरूरत बताते हैं और सदन के बाहर जो नौटंकी करते हैं उस पर क्या कहेंगे? लोगों की शिकायत है आपने नाटक का मंच बनाकर रख दिया संसद भवन परिसर को। कभी झोला लेकर आ रहे हैं, कभी मुखौटा लेकर आ रहे हैं, कभी माइक लेकर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने भी वो सारी मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी है जो एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र के तहत अपेक्षित था? क्या आपके अपने नेताओं के आचरण को लेकर भी उतनी ही शिकायत है जितनी आपको धनखड़ जी से शिकायत हो रही है? देखिए हिमांशु साहब, ये तो बिल्कुल आखिरी वो था प्रयास या आखिरी हथियार के रूप में बाहर, संसद के बाहर ये प्रदर्शन किया गया, एकजुटता दिखाई गई, नारे लगे गए। अब यदि संसद के अंदर तुम बहस नहीं करने दे रहे, रिकॉर्ड में नहीं आने दे रहे किसी चीज को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हो सभापति और स्पीकर होने के बाद, तो फिर माननीय सदस्यों के सामने क्या रह जाएगी बात? अच्छा, एक बिंदु पे और टिप्पणी दीजिए। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई अविश्वास था और ये बात तो अगस्त से चल रही थी, तो 14 दिन को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव क्यों नहीं प्रस्तुत हुआ? डर गए आप लोग? आपने प्रस्ताव तो दे दिया, पर प्रस्ताव पर चर्चा और चर्चा के बाद कहीं मतदान हो गया तो आपकी कलई खुल जाएगी। विपक्षी एकता की परतें चिंदी चिंदी होकर बिखर जाएंगी। पता चला उतने भी वोट नहीं मिलेंगे जितने विपक्षी दलों के एक साथ मिलकर गिने जाते हैं। अतीत में ऐसा होता रहता है। इसलिए प्रताप भानोजी, ये भी आपका सोचा समझा दांव है। बस प्रस्ताव दे दिया, भूले से भी कहीं मतदान ना हो जाए, नहीं तो इज्जत का जुलूस निकल जाएगा। क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, अरे मेरी बात सुनिए, हिमांशु जी मेरी बात सुनिए। पहला प्रस्ताव देना, अविश्वास का प्रस्ताव देना पहला कदम। दूसरा कदम उस पर चर्चा होना, बहस होना। तीसरे कदम पे मतदान आता है। जब वो आएगा हम फेस करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, जैसा आपने कहा, मतदान होता है, पर ठीक है,
उसमें लाए गए मुद्दे तो देश के सामने आते हैं ना बहस में। कहां कहां सरकार फेल हुई, कहां कहां सभापति ने विपक्ष की आवाज को दबाया। चलिए एक आखिरी टिप्पणी और। अभी पिछले 3-4 दिन से बड़े अविश्वास की चर्चा थी कांग्रेस नेतृत्व को लेकर इंडिया अलायंस में। वो ममता बनर्जी बोल रही थी मैं नेतृत्व करने को तैयार, पवार बोले मैं भी ममता के लिए तैयार, वो लालू जी भी बोले दरकिनार कांग्रेस। क्या कहते हैं, इस एक अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आपने अपने प्रति विश्वास हासिल कर लिया, धनखड़ जी के प्रति हो ना हो कम से कम अपन तो बच गए, क्या कहते हो? जी प्रताप भानु जी। अच्छा मेरे से पूछ रहे हैं? अब ये आपके अलावा किससे पूछूंगा, बचे तो आप ही हो। नहीं अब देखिए, विश्वास तो आपस में गठबंधन में है और हमेशा आगे भी रहेगा, और इससे एकजुटता और मजबूत हो गई, उसमें कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के धनखड़ जी भरी ना हटे, कांग्रेस का नेतृत्व तो जाहिर हुआ। संदीप जी इस बार कोई टिप्पणी आपकी, आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम की। देखिए हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से धनखड़ साहब का व्यवहार था उसको लेकर के विपक्ष ने ये अपना ब्रह्मास्त्र चला है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर चीज में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान सुपर पावर बन गया, हम पाकिस्तान को की गोली का जवाब गोले से देंगे, लेकिन बांग्लादेश में हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है। अगर आज हम इतने सुपर पावर है तो बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। क्यों हमारा मंदिर टूट जाता है वहां पे, क्यों हिंदू मारे जाते हैं वहां पे, लेकिन करना कुछ नहीं है, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना है। तो ये चीजें चलने वाली नहीं है, आपको कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। और विपक्ष का मुंह आप केवल संसद में इन तरीकों से कभी उपराष्ट्रपति को हथियार बना करके, कभी जजेस को हथियार बना करके, कभी किसी को हथियार बनाकर बंद नहीं कर सकते। इसीलिए आप 303 से आपने बताया 240 पर आ गए और यही रवैया रहा तो चीजें गिरेंगी। और आपको एक काम की बात बता दूं, जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, कई बार राजनीति में ऐसा भी होता है जिनकी बैसाखियों पर सरकार चल रही है, उन्हीं लोगों ने हिंट कर दिया हो कि आप अविश्वास लेकर आओ, हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी तो मोदी जी को झटका देना चाहते हैं ना। तो कुल मिला के संदीप चौधरी जी दूर की कौड़ी लाए हैं। हो सकता है कांग्रेस के साथ दिखने में से कुछ लोग हट जाएं, पर जो सामने साथ दिख रहे हैं वो साथ आ जाए। पर कुल मिलाकर ये अविश्वास प्रस्ताव का आना भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से कोई सुनहरा अध्याय नहीं है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ में बैठकर मनन करने का विषय है कि हम आजादी के अमृत काल में अपने संसदीय लोकतंत्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या सत्तारूढ़ दल आसंदी पर बैठे हुए शख्स के माध्यम से ही अपने शासन को मजबूत करेंगे, या अपने कार्य और नीतियों के माध्यम से सदन का मन जीतने की कोशिश करेंगे? सवाल महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में इसके उत्तर की अपेक्षा में रहिए। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर बेबसी को व्यक्त करते हुए कुछ यूं है कि जब अपना दिल खुद ले डूबे औरों पे सहारा कौन करे। जब अपना दिल खुद ले डूबे औरों पे सहारा कौन करे। कश्ती पे भरोसा जब न रहा तिनकों पे भरोसा कौन करे। आनंद नारायण बुल्ला ने कितने कमाल की बात कही। अगर संसदीय लोकतंत्र में सदन के सदस्यों का भरोसा आसंदी के प्रति नहीं रहेगा तो देश का भरोसा संसदीय लोकतंत्र पर कैसे रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल पर जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए और विचार करके अपने व्यवहार में तब्दीली लानी चाहिए। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे दीजिए याद, जल्द फिर मिलेंगे। प्रणाम।